हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सभी लोग। नवनीत एजुकेशनल में सभी लोगों का स्वागत है। तो इससे पहले वाले लेक्चर में हमने ब्रीफ इंट्रोडक्शन बायोटेक्नोलॉजी का डिस्कस किया था। तो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम एंजाइम बायोटेक्नोलॉजी को डिस्कस करेंगे और मेथड्स ऑफ एंजाइम इमोबिलाइजेशन को हम डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। और आप सभी लोग से रिक्वेस्ट है कि लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर आपको चैनल पसंद आया। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले बात करेंगे एंजाइम बायोटेक्नोलॉजी की। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं एंजाइम बायोटेक्नोलॉजी की, तो सबसे पहले एंजाइम क्या है ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो व्हाट आर एंजाइम्स। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये उठता है कि एंजाइम्स क्या है। तो फ्रेंड्स, अगर हम एंजाइम्स के बारे में जानेंगे तो एंजाइम्स आर द बायोकैटलिस्ट, एक तरीके के बायोकैटलिस्ट हैं एंजाइम्स, विच इंक्रीजेज द रेट ऑफ बायोलॉजिकल रिएक्शन, जो बायोलॉजिकल रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। तो मतलब कहने का ये है, अगर कोई भी रिएक्शन हो रही है तो उसको उसकी रेट को बढ़ाने के लिए, उसकी स्पीड को बढ़ाने के लिए हमारे पास एंजाइम क्या करता है, एक वाइटल रोल प्ले करता है। तो इसको हम अगर बोलते हैं तो इसको हम बायोकैटलिस्ट बोलते हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं बायोलॉजिकल बायोलॉजिकल सेल्स में, अगर बायोलॉजिकल सिस्टम में आप देख सकते हैं तो एंजाइम दिखाई देता है आपको रिएक्शन को बढ़ाने के लिए। जिस तरीके से लेबोरेटरीज़ में हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो वहाँ पर हम कैटलिस्ट लेते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन को बढ़ाने के लिए। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करते हैं लिविंग सिस्टम में, तो हमारे पास बायोकैटलिस्ट होते हैं। बायोकैटलिस्ट और एंजाइम्स जिसको बोल सकते हैं हम, ये हमारे रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाते हैं। तो जैसे एक यहाँ पर छोटा सा एग्जांपल हमने रखा है। तो एग्जांपल में जैसे क्या है, ए प्लस बी, दो अगर आपके सब्सटेंस हैं ए और बी, तो बाय द हेल्प ऑफ द कैटलिस्ट, तो कैटलिस्ट की हेल्प से वो प्रोडक्ट बनाएगा आपका सी। तो ये सिंपल, इसको हम बोलते हैं कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, तो इंक्रीजिंग द रेट ऑफ रिएक्शन टू गेट द रिजल्ट। अगर हम बात करते हैं ए और बी और एंजाइम की प्रेजेंट में अगर काम करेगा तो आपका प्रोडक्ट सी देगा। ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में होगा, ये लिविंग सिस्टम में होगा। तो फ्रेंड, दोनों में डिफरेंस कुछ नहीं है। अगर बात करते हैं हम कैटलिस्ट और एंजाइम की, आपका जो उसका वर्किंग रहेगी वो सेम रहेगी। बस फ़र्क ये रह जाएगा कि वो लिविंग सेल के अंदर काम करेगा और वो हमारा लैब में काम करेगा। तो आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और हमारे माइंड में अराइज होता है कि एंजाइम्स वर्क कैसे करते हैं। तो एंजाइम वर्क करने का जो तरीका है वो क्या रहेगा, एंजाइम वर्किंग मैकेनिज्म इन्वॉल्व लॉक एंड की मेथड। तो हमको सभी लोगों को पता है कि एंजाइम का जो वर्किंग मैकेनिज्म होती है वो लॉक एंड की मेथड रहती है। मीन्स क्या है कि हमारे पास क्या रहता है, सबस्ट्रेट भी रहता है और सबस्ट्रेट और एंजाइम एक दूसरे से बाइंड करते हैं और वही बाइंड कर पाएगा जिसका वहाँ पर पर्टिकुलर साइट होगा जो वहाँ पर बाइंड कर सकता है दूसरा एंजाइम। मीन्स अगर बात करते हैं हम किसी भी रिएक्शन के लिए, एक पर्टिकुलर एंजाइम क्या रहेगा, रिस्पॉन्सिबल रहेगा। ऐसा नहीं है कि उसको दूसरे एंजाइम कोई उसका रेट बढ़ा दे या रिएक्शन को प्रोसेस करे। तो उसके लिए अगर बात करेंगे तो हर एक रिएक्शन के लिए एक पर्टिकुलर, एक स्पेसिफिक एंजाइम हमको क्या होता है, रिक्वायर्ड होता है। तो यहाँ पर एक हमारा वही जो हमने एग्जांपल ऊपर लिया था उसी को थोड़ा और एक्सप्लेन किया गया है। ए प्लस बी गिव्स ए बी एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। जो आपका बेस में आप देख रहे हैं दोनों ए प्लस बी, तो एंजाइम सबस्ट्रेट रहेगा, एंजाइम आपका रहेगा और सबस्ट्रेट आपका जो ए बी रहेगा वो सबस्ट्रेट। उसके बाद हम वो देगा आपको एंजाइम आपका फ्री हो जाएगा और रिज़ल्ट आपका प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो इसमें आपका जो एंजाइम रहेगा फ्रेंड्स वो फिर से क्या हो जाएगा, रिकवर हो जाएगा। मीन्स एक तरीके से एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा रहा है। तो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन एंजाइम गेट साइट, इट मीन्स एंजाइम ओनली प्रोवाइड प्लेटफॉर्म फॉर रिएक्शन। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप एंजाइम यूज़ कर रहे हैं तो एंजाइम हम उसको बाद में रिकवर कर सकते हैं, बाद में उसको फिर से रीयूज़ कर सकते हैं, क्योंकि एंजाइम आपका एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा रहा है। एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराने के बाद अगर कोई भी रिएक्शन हो रही है तो वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराने के बाद एंजाइम फिर क्या हो जाएगा, साइड हो जाएगा और रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी और आपका प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। अब बात करते हैं फ्रेंड
एंजाइम बायोटेक्नोलॉजी में थोड़ा और आगे, तो एंजाइम बायोटेक्नोलॉजी मीन्स टू मॉडिफाई द एंजाइम। तो अगर हम बात करते हैं एक्चुअली एंजाइम बायोटेक्नोलॉजी का, तो एंजाइम बायोटेक्नोलॉजी मीन्स टू मॉडिफाई द एंजाइम, किसी भी एंजाइम का मॉडिफिकेशन करना, मॉडिफाई करना। वी यूज़ एंजाइम इमोलाइजेशन टेक्निक इन बायोटेक्नोलॉजी, और बायोटेक्नोलॉजी में हम ये मेनली करते हैं, एंजाइम इमोबलाइजेशन का काम हम करते हैं। अब बात करेंगे कि ये एंजाइम इमोबलाइजेशन क्या होता है और एंजाइम बायोटेक्नोलॉजी। अगर हम किसी भी एंजाइम को बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से उसमें कुछ बदलाव कर रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं एंजाइम बायोटेक्नोलॉजी। और एंजाइम इमोबलाइजेशन की बात करेंगे तो इट मीन्स टू इमोबलाइज द एंजाइम बाय वेरियस टेक्निक्स। तो हमारे पास जो एंजाइम इमोबलाइजेशन बात करते हैं फ्रेंड हम, तो एंजाइम इमोबलाइजेशन का मतलब है, एंजाइम इमोबलाइजेशन का मतलब ये है कि हम किसी भी एंजाइम को इमोबलाइज कर रहे हैं, उसको फिक्स कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर एक मैट्रिक्स में, किसी पॉलीमर में। इस टेक्निक को हम एंजाइम इमोबलाइजेशन कहते हैं। तो हमारे पास डिफरेंट तरीके की टेक्निक है एंजाइम को इमोबलाइज करने के लिए। इमोबलाइज मीन्स एक तरीके से फिक्स करने के लिए, वो मूवमेंट नहीं करेगा, वो उस मैट्रिक्स में फिक्स हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं एंजाइम की, उस वो मैट्रिक्स में, वो पर्टिकुलर मैट्रिक्स में वो एंजाइम जो रहेगा वो फिक्स हो जाएगा। जिस तरीके से इसमें एक डायग्राम में शो कर रहा हूँ, इसमें एक मैट्रिक्स बनी हुई है और उसके बीच में जो एंजाइम है आपका इंट्रैप्ड है। ये एंजाइम जो इसमें इंट्रैप्ड है ये फिक्स हो चुका है और इसको हम फर्दर यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड आगे बढ़ते हैं, थोड़ा इसको और अच्छी तरह समझते हैं। अगर हम बात करेंगे एंजाइम ओवलाइजेशन की, तो ये फ्रेंड एक ऐसा टेक्निक है जिसमें हम एंजाइम को कन्फाइंड किया जाता है इनटू ए डिस्टिंक्ट फेज बाय फिक्सिंग द एंजाइम मॉलिक्यूल टू और विदिन सुइटेबल मटेरियल। तो किसी भी सुइटेबल मटेरियल में जो उसके लिए सुइटेबल हो, उस सुइटेबल मटेरियल में हम एंजाइम को क्या कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं। अब इसके टेक्निक हमारे पास अलग अलग तरीके की हैं। अब जो हमारे पास मैट्रिक्स या जो हम कैरियर, उसको हम कैरियर भी बोलते हैं, जिसमें हम उसको फिक्स करते हैं, वो इनर्ट होता है। इनर्ट मीन्स वो कोई टॉक्सिसिटी नहीं करेगा, कोई रिएक्शन नहीं करेगा एंजाइम के साथ। एंजाइम का जो नेचर रहेगा, जो उसका नेचर है उसमें कोई बदलाव नहीं आना चाहिए, जो उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे उस पर्टिकुलर कैरियर की वजह से, वो एक इनर्ट है। तो द मटेरियल विच इज़ यूज्ड फॉर इमोबलाइजेशन इज़ नोन एज कैरियर मटेरियल। और जो हम इमोबलाइजेशन के लिए जो मटेरियल हम ले रहे हैं उसे हम कैरियर मटेरियल बोलते हैं। कैरियर मीन्स कहीं ना कहीं उसको क्या करना है, रिएक्शन करवाना है, उसको उस पर्टिकुलर रिएक्शन को परफॉर्म करना है और एक कैरियर की तरह जो है काम करेगा। कैरियर का अपना कोई रोल नहीं रहेगा, सिर्फ एंजाइम का रोल रहता है, कैरियर इनर्ट रहता है। तो इसमें थोड़ा सा और हम समझ सकते हैं, जैसे हमारे पास एक एंजाइम है, एंजाइम को हमने एक मैट्रिक्स फॉर्म में इन विच एंजाइम इमोलाइज्ड इट मे बी पॉलीमर। तो आपका जो मैट्रिक्स है, जो मैट्रिक्स हमने उसके लिए यूज किया हुआ है, वो एक पॉलीमर का बनाया हुआ है। वो किसका बना है, एक पॉलीमर का बनाया हुआ है, जिसमें हम क्या करते हैं, एंजाइम्स को फिक्स कर देते हैं। और एंजाइम फिक्स होने के बाद हम उसको रीयूज़ कर सकते हैं, फर्दर यूज़ कर सकते हैं, और उससे हमारा कॉस्ट भी बचता है और हमारा जो एंजाइम होता है वो स्टेबल भी हो जाता है। तो कैरियर मैट्रिक्स इन विच एंजाइम इमोबलाइज्ड आर इनर्ट इन नेचर एंड और इनर्ट पॉलीमर। तो कैरियर मैट्रिक्स जो भी हम यूज करेंगे वो आपका इनर्ट रहेगा, मीन्स उसकी कोई अपनी एक्टिविटी नहीं रहेगी, अपनी एक्टिविटी कुछ भी नहीं रहेगी, सिर्फ एंजाइम की एक्टिविटी रहेगी। तो फ्रेंड्स इसको हम बोलते हैं एंजाइम इमोबलाइजेशन। अब बात करते हैं आइडियल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैट्रिक्स सब्सटेंसेस। अब दूसरी चीज़ ये है फ्रेंड कि हमारे माइंड में ये बात भी आनी चाहिए कि जो प्रॉपर्टीज़ रहेगी आपका कैरियर की, वो किस तरीके की होनी चाहिए। तो सबसे पहले बात करेंगे हम, इट शुड बी नॉन टॉक्सिक। क्योंकि अगर हमारा जो मैट्रिक्स रहेगा, जो आपका कैरियर रहेगा, वही टॉक्सिसिटी कॉज कर देगा, तो हमारा एंजाइम को इमोबलाइज करने का कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। तो इट शुड बी नॉन टॉक्सिक, तो वो नॉन टॉक्सिक होना चाहिए सबसे पहली बात। इट शुड बी इनर्ट, इनर्ट होगा तो अपने आप नॉन टॉक्सिक है ही, क्योंकि नॉन इनर्ट मतलब क्या है, कहीं ना कहीं कोई एक्शन नहीं करेगा, कोई रिएक्शन करेगा ही नहीं। जब रिएक्शन ही नहीं करेगा तो आपका जो एंजाइम रहेगा वो कैसा रहेगा, सेफ रहेगा और उसमें फिक्स रहेगा। इट शुड बी लो कॉस्ट एंड हैविंग गुड फिजिकल स्ट्रेंथ। उस सबसे दूसरी चीज़ ये है कि आपका, क्योंकि अगर हम बात करते हैं किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए,
तो प्रोडक्ट को बनाने के लिए सबसे पहली चीज़ देखी जाती है उसकी कॉस्ट। तो अगर उसकी कॉस्ट हमको कम मिले होगी हमारे कैरियर की जो हम यूज़ कर रहे हैं, तो और दूसरी चीज़ उसकी फ़िज़िकल स्ट्रेंथ भी अच्छी होनी चाहिए। फ़िज़िकल स्ट्रेंथ मीन्स उसमें उस जो पर्टिकुलर एंजाइम है जो उसमें फ़िक्स हो रहा है, उसको अगर वो उसमें फ़िक्स हो रहा है तो उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो बाहर निकल जाए। तो उसकी स्ट्रेंथ जो होनी चाहिए, जो उसकी फ़िज़िकल स्ट्रेंथ होनी चाहिए, वो भी क्या होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, जिससे कि आपका एंजाइम पर्टिकुलरली प्रॉपर वे में काम कर पाए। इट शुड नॉट ऑफर माइक्रोबियल कंटामिनेशन। दूसरी चीज़ ये भी है कि आपका जो मैट्रिक्स है जो आप कैरियर यूज़ कर रहे हैं, उसमें कोई माइक्रोबियल ग्रोथ नहीं आनी चाहिए। अगर उसमें माइक्रोबियल ग्रोथ आ जाएगी तो वो एक प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। उसमें प्रॉब्लम ये हो जाएगा कि जो आपका एंजाइम है वो भी डिग्रेड हो जाएगा, कहीं ना कहीं डिग्रेड हो जाएगा, कहीं ना कहीं ख़राब हो जाएगा, और उसकी अपनी एफिकेसी क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, अच्छी नहीं रहेगी, एक्टिविटी अच्छी नहीं रहेगी। तो इसलिए आपका जो कैरियर मैट्रिक्स है, जो आप कैरियर यूज़ कर रहे हैं, वो भी आपका कैसा होना चाहिए, माइक्रोबियल उसमें ग्रोथ नहीं होनी चाहिए, माइक्रोबियल कंटामिनेशन उसमें नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, बेनिफिट्स ऑफ द एंजाइम इमोलाइजेशन। तो फ्रेंड, हमारे बेनिफिट्स क्या हैं एंजाइम इमोलाइजेशन के? तो सबसे पहली बात ये है कि हमको फ़ायदा क्या है एंजाइम इमोलाइजेशन करने का। कर तो रहे हैं एंजाइम इमोलाइजेशन, लेकिन उसका फ़ायदा क्या है? तो फ़ायदा क्या है ये थोड़ा देखते हैं। तो बाय यूजिंग एंजाइम इमोबलाइजेशन, अगर हम बात कहते हैं एंजाइम इमोबलाइजेशन की, तो इस टेक्निक से हम एंजाइम को दोबारा यूज़ कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम किसी भी एंजाइम को यूज़ कर रहे हैं तो कई बार क्या होता है, अगर हम इमोबलाइज़ नहीं करते हैं उसको, तो एंजाइम हमने यूज़ किया तो उसके बाद वो वेस्ट हो जाता है। तो जो हमने पैसा उसमें लगाया है, जो उसको परचेज़ करने के लिए लगाया है, या जहाँ से वो हमको मिला हुआ है, वो हमारा जो पैसा होता है वो वेस्ट चले जाता है। तो उस चीज़ को अगर हमको मैनेज करना है, अगर हमने कॉस्ट अपनी कम करनी है, ओवरऑल जो प्रोडक्शन कॉस्ट रहेगी वो कम अगर करनी है, तो हम एंजाइम को रीयूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमको ये पता है कि एंजाइम एक प्लेटफॉर्म दे रहा है, और प्लेटफॉर्म जब उसको रिएक्शन हो जाएगी तो उसके बाद एंजाइम क्या हो जाएगा, साइड हो जाएगा। तो एंजाइम क्या हो जाएगा, रीयूज़ हो सकता है। लेकिन अगर हम उसको इमोलाइज़ नहीं करेंगे तो हमको एंजाइम हमारा देखा जाए तो कहीं ना कहीं वेस्ट हो जाएगा। तो अगर हम उसको कहीं फिक्स कर देंगे किसी पर्टिकुलर कैरियर में, किसी पर्टिकुलर कैरियर में अगर उसको हम फिक्स कर देते हैं, तो एंजाइम को रिकवर करने में थोड़ा ईज़ी हो जाएगा। क्योंकि अगर हम एंजाइम यूज़ करते हैं तो कई बार हमको फिर आइसोलेशन की प्रोसेस यूज़ करनी पड़ जाती है, या आइसोलेट करने के लिए और टेक्निक्स हमको यूज़ करनी पड़ जाती हैं। तो वो टेक्निक्स जो हम यूज़ कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो टेक्निक्स में भी आपका कहीं ना कहीं कॉस्ट क्या रहेगी, वो भी एक्सपेंसिव है। वो जो मेथड्स होते हैं वो आपके एक्सपेंसिव होते हैं, तो इसलिए हमारा कॉस्ट क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो अगर हम एंजाइम को इमोबलाइज़ कर देंगे, किसी भी एंजाइम को एक जगह पे फिक्स कर देंगे, तो हम उसको क्या करेंगे, फिर से अगर हम उस पर्टिकुलर किसी रिएक्शन के लिए हम उसको यूज़ कर रहे हैं, तो उसके लिए हमको दोबारा नया एंजाइम नहीं खरीदना पड़ेगा, और उसी एंजाइम को हम क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। द एंजाइम हेल्प टू मिनिमाइज द कॉस्ट ओवरऑल प्रोडक्शन। तो इसीलिए आपका एंजाइम ओवलाइजेशन क्या कर सकता है, एक तरीके से जो उसकी कॉस्ट है, जो उसकी कॉस्ट बनाने में यूज हो रही है किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को, उसकी कॉस्ट में क्या कर सकता है, कम हो सकता है, उसकी कॉस्ट को कम कर सकता है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड, अब बात करते हैं मेथड्स ऑफ एंजाइम इमोबलाइजेशन। तो फ्रेंड, मेथड्स ऑफ एंजाइम इमोबलाइजेशन में हमारे पास कुछ मेथड्स हैं। जैसे सबसे पहली बात करते हैं हम एड्सॉर्प्शन मेथड। एड्सॉर्प्शन मेथड है सबसे पहली, दूसरी आ जाएगी कोवैलेंट बाइंडिंग मेथड, थर्ड मेथड है इंट्रैपमेंट मेथड, फिर आएगा मेम्ब्रेन कन्फाइनिंग, इसको हम बोलते हैं मेम्ब्रेन कन्फाइनमेंट मेथड। तो सबसे पहले बात करेंगे हम एड्सॉर्प्शन मेथड की। ये एड्सॉर्प्शन मेथड क्या है फ्रेंड्स? ये हम सभी लोगों को पता है कि एड्सॉर्प्शन एक क्या है, सरफेस फिनोमिना है। ये हम सभी लोगों को पता है। एड्सॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में डिफरेंस पता होना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं हम एब्जॉर्प्शन की। एब्जॉर्प्शन बल्क फिनोमिना होता है और एड्सॉर्प्शन सरफेस फिनोमिना। मीन्स एड्सॉर्प्शन अगर किसी चीज़ का होगा तो उसकी सतह पे होगा, इनसाइड नहीं होगा। और अगर बात करते हैं एब्जॉर्प्शन की, तो वो उसके अंदर जाएगा। कोई भी चीज़ है अगर वो एब्जॉर्ब कर रहा है तो इसका मतलब वो उसके इनसाइड, जो उसका बल्क है, उसके अंदर एंट्री कर रहा है। लेकिन अगर एड्सॉर्प्शन की बात करते हैं तो वो सिर्फ उसके सरफेस पे क्या हो रहा है, अटैच हो रहा है। अगर मान लो कोई ये है इस तरीके से, तो इसके अगर हमने इसके ऊपर एड्सॉर्प्शन की बात करेंगे तो इसके सरफेस पे, सिर्फ इसके सरफेस पे क्या करेगा, ये बाइंड करेगा।
और जब इसके सरफेस पे बाइंड कर रहा है तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एड्जॉर्प्शन। तो दोनों में एड्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में हमको डिफरेंस पता होना चाहिए, तब हम इसको समझ पाएंगे। तो एब्जॉर्प्शन इन दिस टाइप ऑफ एंजाइम इमोलाइजेशन, इस एंजाइम इमोलाइजेशन टेक्निक में देयर आर एंजाइम मॉलिक्यूल्स विच एडहेयर टू द सरफेस ऑफ द एंजाइम मैट्रिक्स। इसमें क्या रहेगा, इसमें जो एंजाइम इमोलाइजेशन होगा, देयर आर द एंजाइम मॉलिक्यूल, एंजाइम मॉलिक्यूल जो होंगे विच अडेयर टू द सरफेस ऑफ द एंजाइम मैट्रिक्स, जो एंजाइम की मैट्रिक्स होगी, मतलब जो कैरियर मैट्रिक्स होगी, जो आपकी कैरियर मैट्रिक्स होगी उसके ऊपर क्या हो जाएगा, वो अडेयर हो जाएगा। जैसे इसमें शो किया हुआ है इस डायग्राम में, थोड़ा देखते हैं। इस डायग्राम में आपको शो किया हुआ है, जिस तरीके से एंजाइम आपको दिखाई दे रहा है, ये कैरियर है जो आपको रेड कलर से आपको एक जो स्ट्रक्चर शो हो रहा है वो आपका एक मैट्रिक्स है, एक कैरियर है। उस कैरियर में आपका एंजाइम देखो फ्रेंड्स, ये इसके सरफेस पे जो ब्लैक जो मैंने पोर्शन बनाया हुआ है, जो ब्लैक पार्ट है इसका, ये एंजाइम है। तो ये इसके सरफेस पे क्या हो रहा है, ऐड हो जा रहा है। तो एंजाइम एड्सॉर्ब्ड ऑन द सरफेस ऑफ मैट्रिक्स, तो एंजाइम कहाँ पर ऐड हो जा रहा है, उसके सरफेस पे। तो आगे बढ़ते हैं। द बाइंडिंग ऑफ द एंजाइम मॉलिक्यूल टू द कैरियर मैट्रिक्स इज वेरी स्ट्रॉन्ग। अब जो इसमें बाइंडिंग रहेगी, जो इसमें बाइंडिंग रहेगी मैट्रिक्स में, वो क्या रहती है, स्ट्रॉन्ग रहती है। द मटेरियल यूज्ड एज कैरियर मैट्रिक्स इज पोरस, कार्बन, क्ले, सेंटर्ड ग्लास एंड आयन एक्सचेंज रेजिन्स। तो हमारे पास जो मटेरियल्स यूज़ होते हैं किसी भी एड्जॉर्प्शन प्रोसेस के लिए, जो कैरियर यूज़ करते हैं, वो पोरस कार्बन हो सकता है, क्ले हो सकता है, सेंटर्ड ग्लास हो सकता है, और आयन एक्सचेंज रेजिन्स जो आपके होते हैं वो हम इसमें यूज करते हैं। तो देखा जाए कार्बन हम मेनली क्या होता है एड्जॉर्प्शन के लिए, हमारा एड्जॉर्ब करने के लिए मेनली क्या रहता है, रिस्पॉन्सिबल रहता है, इसका एक बहुत बड़ा रोल रहता है। अपना क्ले भी रहता है, सेंटर्ड ग्लास होता है, तो ये सरफेस पे क्या कर देता है, एड्जॉर्ब कर देता है। ये इसका एज ए कैरियर हम इसको यूज कर सकते हैं। तो ये एड्जॉर्प्शन टेक्निक होती है। तो आप फ्रेंड्स दूसरी टेक्निक पढ़ेंगे हम। तो दूसरी टेक्निक क्या रहेगी हमारे पास, दूसरी टेक्निक रहेगी फ्रेंड्स हमारी स्टेप्स। अच्छा, एक थोड़ा स्टेप है हमारे पास जिसको हम क्लियर कर लेते हैं इमोलाइजेशन के लिए, थोड़ा और हमारा क्लियर हो जाएगी चीज़ें। तो स्टेप्स ऑफ एंजाइम इमोलाइजेशन, तो एंजाइम इमोलाइजेशन के लिए एक तो एंजाइम हमने ले लिया है फ्रेंड, मैट्रिक्स लिया हमने, उसके आगे स्टेप रहेगी हमारी मैट्रिक्स के ऊपर हमारा एंजाइम इमोलाइज हो जाएगा। तो एक्स्ट्रा और अनऑब्जर्व्ड एंजाइम रूल, कई बार हमारे पास क्या होता है जब हम इस प्रोसेस को करते हैं, हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एंजाइम हमारे पास उसमें रहता है, उस जो बाइंड नहीं हुआ होता है, तो उस एंजाइम को हम वॉश कर लेंगे, रिमूव कर लेंगे वॉशिंग से, जिससे कि जो एंजाइम का इसमें बाइंडिंग नहीं हुआ है प्रॉपर वे में, वो रिमूव हो जाएगा, और जो इसमें प्रॉपर वे में बाइंड हो चुका है इसके सरफेस पे, वो इसमें क्या हो जाएगा, अटैच्ड हो जाएगा, और उसको हम यूज़ करेंगे। द लोडिंग कैपेसिटी ऑफ द एंजाइम बाय दिस टेक्निक इज वेरी है। एक चीज़ और है, अगर आप एड्जॉर्प्शन की बात करते हैं तो इसकी लोडिंग कैपेसिटी फ्रेंड बहुत ज़्यादा, लोडिंग मतलब लोड करना, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट, कितना अमाउंट ऑफ जो एंजाइम है उसमें आ सकता है। तो लोडिंग टेक्निक जो रहती है इसमें, जो लोडिंग जो रहेगा वो अबाउट 1 ग्राम ऑफ एंजाइम, 1 ग्राम ऑफ एंजाइम आपका 1 ग्राम ऑफ मैट्रिक्स में आपका आराम से क्या हो सकता है, लोड हो सकता है। तो लोडिंग कैपेसिटी जो रहती है इसमें ज़्यादा रहती है आपकी एड्जॉर्प्शन में। अब बात करते हैं फ्रेंड हम कोवलेंट बाइंडिंग की। तो कोवलेंट बाइंडिंग क्या है, तो फ्रेंड कोवलेंट बाइंडिंग के लिए बात करेंगे हम। कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, उसी तरीके से कोवलेंट बॉन्ड जिस तरीके से फॉर्मेशन है, उसी तरीके से आपके एंजाइम और मैट्रिक्स के बीच में एक कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, जिससे कि आपका दोनों क्या हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं, लिंक हो जाते हैं और इमोबिलाइज हो जाता है एंजाइम। इन दिस टेक्निक द एंजाइम आर अटैच्ड विद मैट्रिक्स बाय कोवलेंट बॉन्ड बाइंडिंग। तो यहाँ पर जो टेक्निक यूज़ होती है उसमें मैट्रिक्स क्या होता है, कोवलेंट बाइंडिंग रहती है मैट्रिक्स और एंजाइम के बीच में। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं एक स्ट्रक्चर भी है जिसमें हमको थोड़ा इजी रहेगा समझने के लिए। जैसे हमारे पास पॉलीमर मैट्रिक्स है फ्रेंड, यहाँ पर एंजाइम हमारे, जो इसके बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन है वो कोवलेंट बॉन्डिंग है, मींस कोवलेंट बाइंडिंग की वजह से हमारा एंजाइम जो है वो कैरियर के साथ जुड़ा हुआ है। तो इस तरीके से भी हम क्या कर सकते हैं, एंजाइम को फिक्स कर सकते हैं, मोबिलाइज कर सकते हैं। द बाइंडिंग इज वेरी स्ट्रॉन्ग, यहाँ पर बाइंडिंग स्ट्रॉन्ग रहेगी। द कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन अकर्स फ्रॉम द साइड चेन ऑफ द अमाइनो एसिड्स ऑफ द एंजाइम। अब हम बात करते हैं जो उसकी बॉन्डिंग है वो कैसे बनेगी। जो बॉन्डिंग बनेगी फ्रेंड्स, वो अमाइनो एसिड जो प्रेजेंट होते हैं हमारे एंजाइम में, वो कैरियर मैट्रिक्स के साथ क्या करेंगे, बॉन्ड बनाएंगे। अब हमारे पास जो एंजाइम होते हैं, मैं ये पहले भी हम लोगों को पता है, ये मैं पहले बता चुका हूँ कि एंजाइम्स जो होते हैं फ्रेंड्स वो सारे एक तरीके के प्रोटीनियस इन नेचर होते हैं। तो प्रोटीनियस इन नेचर है तो आप सभी लोगों को पता है कि अमाइनो एसिड से आपके क्या बने हुए हैं, प्रोटीन। तो अमाइनो एसिड उसमें कहीं ना कहीं प्रेजेंट है, क्योंकि बिल्डिंग ब्लॉक आपका अमाइनो एसिड ही है प्रोटीन का। तो
तो अमाइनो एसिड जो होते हैं वो बाइंड करेंगे आपके किसी भी उस मैट्रिक्स को, उस पर्टिकुलर आपके पॉलीमर मैट्रिक्स को जिसमें आप जो कैरियर है आपका, जिसमें आप उसको बाइंड करा रहे हैं, और उसके साथ क्या बनाएंगे, एक कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे, जिससे कि वो क्या कर सकता है, उसको लिंक कर देगा, अटैच कर देगा, और आगे हम उसको इमोबलाइज कर लेंगे और यूज़ कर सकते हैं। नोट द मटेरियल यूज एज मैट्रिक्स फॉर कोवलेंट बाइंडिंग आर एगरोज। तो हम जो मैट्रिक्स या जो कैरियर हम यूज़ करते हैं कोवलेंट बाइंडिंग के लिए, उसमें हमारे पास एगरोज है, सेल्यूलोज डेरिवेटिव्स हैं, और पॉलीअमाइड्स पॉलीमर्स हैं। तो हम पॉलीमर्स भी यूज़ करते हैं, सेल्यूलोज यूज़ कर रहे हैं, एगरोज यूज़ कर रहे हैं। तो फ्रेंड हमारे पास डिफरेंट तरीके के हमारे पास क्या हैं, कैरियर मैट्रिक्स होते हैं। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। तो लास्ट हमारा एक टॉपिक रहेगा इंट्रैपमेंट मेथड। तो इंट्रैपमेंट मेथड जो हमारा रहेगा, सेकंड लास्ट हमारा इंट्रैपमेंट मेथड है, और लास्ट जो रहेगा फ्रेंड हमारे मेम्ब्रेन कन्फाइनिंग रहेगा। तो अगर हम बात करते हैं इंट्रैपमेंट मेथड की, इंट्रैपमेंट मेथड कहीं ना कहीं क्या हो, इंट्रैप्ड हो रहा है एक तरीके से, किसी मैट्रिक्स में क्या हो रहा है, फंस जा रहा है आपका। जैसे जिस तरीके से आप एक मैट्रिक्स बनाते हैं, एक नेट में जिस तरीके से कोई चीज़ फंस जाती है, कोई नेट है, कोई जाल है, उसमें कोई चीज़ फंस जाती है, उसी तरीके से आपका जो एंजाइम होता है उस मैट्रिक्स में, उस नेट जो आपका नेट लाइक स्ट्रक्चर रहेगा उसका, उसमें क्या हो जाएगा, इंट्रैप्ड हो जाएगा। इन दिस मेथड एंजाइम मॉलिक्यूल्स आर इंट्रैप्ड इनटू मैट्रिक्स ऑफ जेल पॉलीमर इन दिस बाइंडिंग मे बी कोवेलेंट और नॉट। अब इसमें हम ये क्लियर नहीं कर सकते कि बाइंडिंग कैसी है, वो कोवेलेंट भी हो सकती है और वो आपका कोई दूसरा बॉन्ड फॉर्मेशन वहाँ पर हो सकता है, या वीक बॉन्ड, जैसे आप वैन डर वाल्स जो भी फोर्सेस रहे वो बाइंडिंग रहेगी, उस तरीके का आपका बाइंडिंग हो सकती है। तो यहाँ पर हम तो कोवेलेंट बॉन्ड भी हो सकता है और कोवेलेंट बॉन्ड नहीं भी हो सकता है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या रहेगा, एक स्ट्रक्चर दिखा है यहाँ पर बना हुआ, जैसे यहाँ पर क्या है, एंजाइम है और मैट्रिक्स में है, तो यहाँ पर कोई कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि एंजाइम है, बाइंड कर रहा है कोवेलेंट बॉन्ड के साथ। कोवेलेंट बॉन्ड के साथ आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर जो एंजाइम है उसमें कोवेलेंट बॉन्ड बने हुए हैं मैट्रिक्स के साथ। तो फ्रेंड ये इस तरीके से इंट्रैपमेंट रहता है। अब बात करेंगे हम, जो लास्ट हमारा टेक्निक रहता है उसको बोलते हैं हम मेम्ब्रेन कन्फाइनिंग। तो मेम्ब्रेन कन्फाइनिंग में क्या रहता है फ्रेंड, इन दिस मेथड एंजाइम मॉलिक्यूल्स आर कन्फाइंड विद सेमी परमेबल मेम्ब्रेन व्हिच डज नॉट परमिट द एंजाइम टू एस्केप। तो फ्रेंड इसमें हम लोगों को पता है कि एक हमारे पास मेम्ब्रेन होती है जिसको हम बोलते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, जो हमारे सेल्स में भी प्रेजेंट होती है। तो इसका मेन वर्क क्या रहता है कि सेलेक्टिव मटेरियल को पास करना। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या है, एक तरीके से है तो मेम्ब्रेन, लेकिन परमेबिलिटी होती है उसकी, वो सेलेक्टिव मटेरियल को ही आपका पास करेगी। तो इसमें भी इसी तरीके का मैकेनिज्म यूज़ होता है। यहाँ पर आपका जो एंजाइम होता है वो एक सेमी परमेबल, एक छोटी सी जो परत रहती है पतली सी, उससे क्या होता है, कन्फाइंड हो जाता है, उसके अंदर रहता है। और उस मेम्ब्रेन में कहीं ना कहीं पोर्स होंगे, वो पोर्स के हेल्प से, बहुत माइन्यूट पोर्स होते हैं, उस पोर्स की हेल्प से एंजाइम क्या हो जाता है, बाहर आता है और अपना एक्शन शो करता है। तो आप मेम्ब्रेन तो कहीं ना कहीं एक मेम्ब्रेन यूज़ कर रहे हैं आप उसको इमोबलाइज करने के लिए। तो एंजाइम क्या रहेगा आपका, किसी मेम्ब्रेन के अंदर क्या हो जाएगा, जो मेम्ब्रेन रहेगा उसके अंदर क्या हो जाएगा, कन्फाइंड हो जाएगा। तो यहाँ पर मैट्रिक्स रहेगी और एंजाइम उसके अंदर रहेगा। तो फ्रेंड्स ये हमारा हो जाएगा मेम्ब्रेन कन्फाइंड। अब एक चीज़ आएगी, एडवांटेज और ऑफ एंजाइम इमोबलाइजेशन। तो फ्रेंड्स फ़ायदे क्या होते हैं आपके एंजाइम इमोबलाइजेशन करने के। तो हमारे फ़ायदे ये हैं, एंजाइम्स आर कॉस्टली प्रोडक्ट। मैंने पहले ही बताया था कि एंजाइम्स आपके बहुत महंगे होते हैं, बहुत कॉस्टली होते हैं, एंड कैन बी यूज्ड रिपीटेडली, और इसको हम रिपीटेडली यूज़ करते रहते हैं। सो एंजाइम इमोबलाइजेशन इज टेक्निक, तो ऐसी टेक्निक है विच हेल्प टू री यूज़ द एंजाइम, जो क्या करती है, हम दोबारा जिससे यूज़ कर सकते हैं एंजाइम को, एंड हेल्प इन मिनिमाइजिंग द कॉस्ट ऑफ ओवरऑल प्रोडक्शन। और जो हमारे पास लास्ट में जो प्रोडक्शन हो रहा है, जो प्रोडक्ट हमको मिल रहा है, वो प्रोडक्ट हमारे कम पैसों में हम उसको यूज़ कर सकते हैं, कम पैसों में हम उसको क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं, और हमको मिल सकता है वो प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इसलिए हम क्या करते थे, एंजाइम को इमोबलाइज कर देते हैं, जिससे कि हम उसको दोबारा यूज कर सकें, उसको फर्दर यूज़ कर सकें, और रिपीटेड यूज़ हम उसको कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स कुछ पॉइंट्स और रह गए हैं हमारे पास, जैसे इमोबलाइज्ड एंजाइम प्रोडक्ट्स
इमोबिलाइज एंजाइम प्रोडक्ट कैन बी यूज्ड कंटिन्यूस प्रोसेस। कई बार हमारे पास क्या होता है, कंटिन्यूस प्रोसेस होती है, हमारे पास कंटिन्यूस बैच होते हैं, कंटिन्यूस ऑपरेशन चल रहे होते हैं, तो वहाँ पर भी हम क्या करते हैं, इमोबिलाइज्ड एंजाइम को हम यूज़ करते हैं। दूसरी चीज़, वी कैन इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ द एंजाइम। स्टेबिलिटी बढ़ा सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम इमोबिलाइजेशन। कई बार आपका एंजाइम जो होता है वो आपका एनवायरमेंटल जो कंडीशन होती हैं उसकी वजह से, या आपका जो क्लाइमेटिक जो टेम्परेचर में वेरिएशन आता है उसकी वजह से क्या हो जाता है, एंजाइम आपका ख़राब हो जाता है, डिग्रेड हो जाता है। तो उसकी स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए भी हम कई बार क्या करते हैं, एंजाइम को इमोबिलाइज कर देते हैं। तो इमोबिलाइज्ड एंजाइम कैन यूज्ड इन एक्वस एंड नॉन एक्वस बोथ। तो यहाँ पर एक फ़ायदा और है कि आपका इमोबिलाइज्ड एंजाइम एक्वस मीडिया में भी हम एक्वस में भी यूज़ कर सकते हैं और नॉन एक्वस में भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो दोनों में ये काम कर सकता है। अब बात करते हैं हम डिसएडवांटेज ऑफ एंजाइम इमोबिलाइजेशन। तो फ्रेंड, इसका हमारे पास नुकसान क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, ये भी हम देखते हैं। तो इन सम केसेस ड्यू टू ब्लॉकिंग ऑफ एक्टिव साइट, कई बार क्या होता है, ब्लॉक हो जाते हैं आपके एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम, देयर इज़ लॉस ऑफ एक्टिविटी ऑफ एंजाइम्स। तो वहाँ पर आपका जो एंजाइम की एक्टिविटी होती है फ्रेंड्स, वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, वहाँ पर लॉस हो जाता है। क्योंकि जब हम इमोबिलाइजेशन करते हैं तो एंजाइम में जो साइट होती हैं, जो एक्टिव साइट्स होती हैं, वो उस पॉलीमर की वजह से क्या हो जाती हैं, ब्लॉक हो जाती हैं, बंद हो जाती हैं। तो जिससे क्या हो जाता है, आपका एंजाइम अपना एक्शन शो नहीं कर पाता। एंजाइम इमोबिलाइजेशन मे कॉज कंटामिनेशन। कई बार आपका जो एंजाइम इमोबिलाइजेशन हो जाता है, करते हैं जब हम, तो वो कंटामिनेशन भी कर देता है पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए। तो ये कंटामिनेशन कॉज करने की वजह से भी ये भी एक बहुत बड़ा इसका डिसएडवांटेज है। इट ऑल्सो इंटरप्ट द एफिकेसी ऑफ द एंजाइम बाइंडिंग विद सबस्ट्रेट। जब आपका एंजाइम जो होता है आपका, जब सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करता है तो प्रोडक्ट बनाता है। तो कई बार क्या होता है फ्रेंड, कि आपकी जो एंजाइम की जो एफिकेसी होती है, एफिकेसी ऑफ एंजाइम बाइंडिंग जो रहती है, वो सबस्ट्रेट के साथ, उसमें क्या आ जाता है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ जाता है। इस वजह से आपका फिर एंजाइम और सबस्ट्रेट बाइंड नहीं हो पाते हैं। तो इस वजह से हमारा प्रोडक्ट आपको मिल नहीं पाएगा, और जिससे क्या हो जाएगा, आपका प्रोडक्ट लास्ट में बनेगा नहीं। तो ये भी एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है एंजाइम इमोबिलाइजेशन का। तो फ्रेंड्स, समझ में आया होगा आपको लेक्चर, और कैसा लगा, कोई चीज़ अगर डाउट, कोई क्वेरी अगर रहती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और कोई ऐसी चीज़ हो जो इंक्लूड ना हो वो आप मुझे बता सकते हैं इसमें। और फ्रेंड्स, सभी लोग, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सभी लोगों से कि शेयर ज़रूर करें, लाइक करें और कमेंट करें। तो ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे एंजाइम एप्लीकेशन लेके। ठीक है फ्रेंड्स, ओके, थैंक यू।